पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज की हमारी क्लास मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के लिए है, यानी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की हमारी क्लास बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शुरुआती टॉपिक जिसका नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो बिल्कुल बेसिक से हम इसको इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे और 1 नंबर से क्वेश्चन पर लेकर 5 नंबर से यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन तक हम आपको लेकर चलेंगे बड़ी आसान तरीके से। एक एक आपको टॉपिक समझ आएगा। आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आता तो आप उसको टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं अथवा कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको सर ये टॉपिक समझ नहीं है, इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो उसको आपको बता दिया जाएगा आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना बड़े आसान तरीके से। हमारा पहला टॉपिक इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स का यानी कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह होता क्या था? देखिए, तो आव्यूह हमारे एक तरह की यानी कि इसमें बॉक्स बना होता है इस तरह से, यानी कि जो बैंड लगे होते हैं इस तरह से, और इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भरे होते हैं, इनको बोलते हैं अवयव। हिंदी में कहते हैं अवयव। तो देखिए, इस तरह के जो अवयव लिखे होते हैं इसमें क्षैतिज जिनको बोलते हैं, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में इनको बोलते हैं। इन सभी अवयव को बोलते हैं, ऐसी लाइनों को बोलते हैं रो। इस प्रकार की पंक्तियों को कहते हैं इनको रो, जो क्षैतिज लिखे होते हैं। ये अपनी रो 1 होगी, ये अपनी क्या होगी, रो 2 कहलाएगी आपकी, यानी पंक्ति दूसरी, और एक पंक्ति हमारी कैसी, तीसरी पंक्ति कहलाएगी, रो 3 कहलाएगी इस तरह से। और सेम इसी प्रकार से इस प्रकार की लाइनों को हम कहते हैं रो। तो इस प्रकार यानी कि लंबवत लाइनों को हम कहेंगे क्या, कॉलम यानी कि स्तंभ। तो हमारा कॉलम 1 हो गया, हमारा कॉलम 2 हो गया C2, और हमारा कॉलम C3 हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर कुछ अवयव लिखे होते हैं और इन्हीं अवयव को हम रो और पंक्ति के नाम से जानते हैं। तो इस यानी कि क्षैतिज लाइनों को कहते हैं हम रो, इन सभी क्षैतिज लाइनों को हम रो के नाम से जानते हैं, और इन सभी ऊर्ध्वाधर लाइनों को हम कहते हैं कॉलम। तो इस तरह से इस यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो देखिए, इसके बाद हम इसको आव्यूह के थोड़ा जानना स्टार्ट करते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या इसके महत्व होते हैं, क्या इसके प्रकार होते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले होती हैं। तो एक ही नंबर की से परिभाषा पूछते हैं कि स्तंभ आव्यूह से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखें अथवा स्तंभ आव्यूह के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, तो हम इन परिभाषाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं धीमे धीमे। देखिए, तो हमारी पहली परिभाषा लिखिए इसमें, स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो, कैसा, केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक आव्यूह का सिंबल बना दिया है, आव्यूह का सिंबल, उसमें लिखा है यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ का मतलब क्या होगा, इसके अंदर केवल एक ही स्तंभ बनाओ, केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, इसको कहेंगे स्तंभ आव्यूह। इसके अंदर केवल कितना स्तंभ है, हमारा एक ही स्तंभ है, तो इसको कहेंगे क्या, स्तंभ आव्यूह। इस तरह से हमारा एक स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। अगला हमारा टॉपिक इसमें से लिखा है, सेकंड नंबर परिभाषा हमारी पंक्ति आव्यूह क्या होता है, यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति का मतलब क्या होगा, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति, उसे पंक्ति आव्यूह के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आव्यूह बनाया है इस तरह से, इसमें लिखते हैं 3 4 5 6, इस तरह कोई मैंने आव्यूह के अंदर कंपोनेंट भर दिया। इसमें केवल कितनी पंक्ति गिनो, केवल इसमें एक ही पंक्ति दिख रही है आपको, कितनी पंक्ति है इसमें, केवल एक ही पंक्ति, इसलिए कहलाएगा ये पंक्ति आव्यूह। अगला हमारा आव्यूह इसमें से लिखा है, अगला हमारा प्रकार इसमें से क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या होता है। देखिए, तो वह आव्यूह जिसमें रो की संख्या, जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, यानी कि रो आपकी कम होनी चाहिए, कॉलम आपके ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, तो इसको समझाते हैं कैसे, यानी वह आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो वह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ मैं कुछ अवयव लिख देता हूँ, इसमें लिख देता 2 3 4 5 6 7, मैंने इस तरह से आव्यूह बना दिया। अब इसमें देखते हैं इस आव्यूह के अंदर कितनी रो है। तो इसमें देखो, एक तो रो 1 होगी और ये रो 2 हो गई, यानी कि इसको कहेंगे R1 और R2, यानी इसके अंदर केवल 2 रो है। इसके अंदर कॉलम कितने हैं हमारे, देखो C1 एक कॉलम हो गया, C2 कॉलम, और लास्ट हमारा C3, यानी इसमें कितने हैं, रो की संख्या कितनी है, 2 है हमारी, और कॉलम की संख्या इसमें हमारी कितनी, 3 है। कॉलम हमारे कितने हैं इसके अंदर, 3 कॉलम है, और रो हमारे कितने हैं इसमें, 2 हैं। यानी देखिए, रो की संख्या हमारी कम है और कॉलम की संख्या ज़्यादा है। तो क्षैतिज आव्यूह वह होता है जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द रोज इज लेस देन ओके नंबर ऑफ द कॉलम, यानी कि कॉलम की संख्या हमारी ज़्यादा होनी चाहिए रो से। तो इस तरह से हम समझ गए कि क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। अगला हमारा प्रकार है इसमें से
ऊर्ध्वाधर अवयव। देखिए तो अगला हमारा प्रकार इसमें से ऊर्ध्वाधर अवयव। ओके, वह अवयव जिसमें रो की संख्या, ये बिल्कुल अपोजिट अवयव है इससे, जैसे अपने आप नीट किया क्षैतिज अवयव, इसका जस्ट उल्टा कहें तो इसको यानी जस्ट अपोजिट कहें इसका। देखिए तो वह अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक अवयव बना रखा है और इसके अंदर कुछ बिंदी रखी है। देखो तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें कुछ कंपोनेंट फिल करते हैं। जैसे आपने 4 लिख दिया, 5 6 7 8 9 10 13 11 3 2 1, इस तरह से मैंने एक अवयव बना दिया। अब देखो इसमें काउंट करते हैं इसके अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स है। देखो इसके अंदर एक तो R1 ये होगी हमारी, ये हमारी R1 होगी पूरी, ये हमारी R2 हो गई होगी, ये R1 थी हमारी, ये R2 हो गई, ये हमारी कितनी होगी R3, ये हमारी R4 हो गई होगी इस तरह से। तो इसके अंदर कुल कितनी रो हैं, 4 रो हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर कुल कितनी रो हैं, 4। अब इसके अंदर कॉलम काउंट करते देखो, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और हमारा C3, ये हमारा C1 कॉलम हो गया, हमारा C2 कॉलम हो गया और हमारा C3 कॉलम हो गया। तो इसके अंदर देखो कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम है और बाकी हमारे 4 रो है, यानी कि कॉलम की संख्या हमारे इसमें रो से कम है, यानी कि कैसा होगा अवयव होगा हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। इस तरह समझ गया ना इसमें। इसके अगले प्रकार हमारे इसमें विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण अवयव को समझने से पहले देखिए विकर्ण अवयव होता क्या है। तो विकर्ण अवयव से जुड़े इस तरह से देखिए, तो वह अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है। इसमें क्या लिखा, विकर्ण अवयव, यानी कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे होने चाहिए, सभी शून्य होने चाहिए। विकर्ण आप जानते हैं विकर्ण का तो तिरछी रेखा कैसी, यानी कोई लाइन है आपकी सीधी होगी, उसको तिरछा कर देते हो ये कहलाएगी विकर्ण। तो देखिए विकर्ण का मतलब क्या होता है, वह अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे शून्य हो, सभी अवयव शून्य विकर्ण अवयव कहलाता है। देखिए इस मैट्रिक्स को देखो गौर से, ऐसे लेकर 2 0 0 0 5 0 0 0 6, यानी कि आपको देखो इसमें केवल एक विकर्ण दिख रहा है, इसमें केवल विकर्ण दिख रहा है आपको। विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे हमारे सभी अवयव कैसे शून्य हैं, तो केवल सबको इसमें विकर्ण दिख रहा है इसलिए कहेंगे इसको विकर्ण अवयव। वह अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। इसके आते हैं अगले प्रकार पर अदिश अवयव, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अदिश अवयव क्या होता है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए तो अभी आपने क्या रेट किया था, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव केवल विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, इसको विकर्ण अवयव कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अवयव अगला अदिश अवयव। देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, वह विकर्ण अवयव जिसके अलावा जिसके सभी अवयव समान होते हैं, जिसके क्या होते हैं सभी अवयव समान होते हैं, इसको अदिश अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। जैसे इससे मैंने यहाँ पे एक अवयव लिख रखा है, इसमें लिखा है आपका 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस तरह से हमारा अवयव है। तो इसमें देखो ये है तो आपका विकर्ण अवयव, लेकिन इसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे समान है, इसलिए हम कहेंगे इसको अदिश अवयव इसको कहते हैं। तो इसमें समझिए आपको आ गया होगा। अगला इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट हमारा प्रकार इसमें से इकाई अवयव क्या होता है। देखिए इकाई अवयव का मतलब क्या होता है, वह विकर्ण, ये भी आपका कैसा वह विकर्ण अवयव। तो देखो वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, एक हो, यानी कि सभी अवयवों की वैल्यू कितनी हो हमारी, एक हो, यानी कि वह इकाई वह विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव एक हो उसको इकाई अवयव के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक अवयव लिखा है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपको इसमें विकर्ण दिख रहा होगा, विकर्ण तो है लेकिन विकर्ण के सभी अवयवों का मान कितना केवल एक है, इसलिए हम इसको कहेंगे इकाई अवयव। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद देखिए तो अगली परिभाषा हमारे इसमें लिखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें लिखा है त्रिभुजीय अवयव से आप क्या समझते हैं। देखिए तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए त्रिभुजीय अवयव हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला हमारा उच्च त्रिभुजीय और दूसरा हमारा क्या है, निम्न त्रिभुजीय। यानी त्रिभुजीय अवयव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला उच्च त्रिभुजीय और दूसरा हमारा निम्न त्रिभुजीय। देखिए इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो बात करते हैं हमारे, देखिए उच्च त्रिभुजीय अवयव यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीन क्या होता है। देखिए तो इसमें लिखा है बाह्य त्रिभुजीय अवयव, कैसे लिखा, उच्च त्रिभुजीय अवयव। तो इसका मतलब कि देखिए बाह्य त्रिभुजीय अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के अवयव सभी अवयव कैसे होते, शून्य होते हैं। देखिए बाह्य त्रिभुजीय अवयव जिसके नीचे के विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं, विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं, उच्च त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। देखिए इसमें लिखा उच्च त्रिभुजीय अवयव, देखो इसमें लिखा 3 5 6 और 2 1, यहाँ मैं लिखते 0 0 0 और 0, इस तरह से देखो आपको इसमें दिख रहा होगा विकर्ण में आपको।
इसके बाद हमारी अगली परिभाषा है विषम सममित अवयव यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक का मीन क्या होता है। देखिए तो विषम सममित का मतलब क्या होता है। देखिए किसी अवयव का हम परिवर्त ज्ञात करेंगे, यानी किसी अवयव का अपने रो को कॉलम बदल दे, कॉलम को रो बदल दे, ठीक है। यानी किसी अवयव का हमने परिवर्त ज्ञात किया, अवयव ज्ञात किया, उस अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो जाए तो उसे ऐसे अवयव को स्क्यू सिमेट्रिक अवयव के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी अवयव का अपने सबसे परिवर्त अवयव ज्ञात किया और उसका आंसर नेगेटिव में आ गया तो उसको क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव के नाम से इसको जानते हैं। चलिए तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से अपने कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कंसेप्ट क्या होते हैं, इसमें किनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट होने वाले, ये तो आपकी परिभाषा थी जो आपकी एक नंबर में या 2 नंबर में आपकी कभी कभार पूछी आती हैं। और हमेशा इस बार को याद रखिए कि इसमें 1 या 2 परिभाषाएँ आपकी हर बार पूछी जाती हैं। तो परिभाषाओं को अच्छे से लिख लीजिएगा और अपन याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। देखिए तो सबसे पहले इसमें लिखा आपका पहला कंसेप्ट क्या है, अवयव का क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए तो अवयव का क्रम ज्ञात करने का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। तो देखिए इस अवयव को गौर से देखो, आपको अवयव लिखा है इसमें, ये आपकी रो लिखी है सब यहाँ पर ना रो, और आपके इतने सारे कॉलम लिख रखे मैंने यहाँ पर, ये कॉलम लिखे हैं आपके इस तरह से। तो देखिए अवयव क्रम का मतलब क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो देखो इसमें पहले कितनी रो हैं, काउंट करते हैं कितनी रो हैं। ये रो नंबर हमारी 1 हो गई, ये रो नंबर हमारी 2 हो गई, ये रो 1 थी, ये रो 2 हो गए और हमारी रो 3 हो गई, ठीक है। इस तरह से अब इसमें कॉलम काउंट करते कितने कॉलम है। तो देखो ये कॉलम हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ये हमारा C4 और हमारा C5, यानी कितने 5 है इसमें, कितने कॉलम है इसमें, हमारे 5 कॉलम है और 3 रो हैं। तो अवयव का क्रम कैसे लिखेंगे, तो अवयव क्रम लिखने का तरीका यहाँ पे लिखते हैं। क्रम हमेशा कहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए तो इसमें कितने रो हैं, पहले देखो इसमें 3 रो है तो लिखेंगे शुरुआत है 3, क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लगाया, कितने कॉलम है 5, तो 3 × 5 यानी कि इसका क्रम है। अवयव क्रम कितना है इसका, 3 × 5। इसी तरह से हर सवाल में आपको अवयव क्रम लिखना चाहिए। अब देखिए अगला कंसेप्ट हमारा इसके अवयवों का योग, यानी कि अवयव को जोड़ते कैसे हैं। देखिए तो इसका सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, योग तभी संभव है जब उनके क्रम कैसे हो, समान हो, यानी कि दोनों क्रम कैसे हो, समान। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक अवयव दे रखा है, अवयव ए दे रखा है और अवयव बी दे रखा है। देखो इसके ये 3×3 का मैट्रिक्स, यानी कि देखो 1 2 3, इसमें 3 रो हैं तो 3 मैंने रो लिख दिया, कितने कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 मैंने कॉलम लिख दिया। इसमें देखो आप भी बराबर दे रखा है 1 2 3, 3 रो हैं और 3 इसमें कॉलम है तो 3×3 का आप भी दे रखा है। अब इसका योग क्या संभव है, हाँ देखो बिल्कुल संभव, क्योंकि इनकी योग बिल्कुल, यानी कि जो अवयव क्रम बिल्कुल कैसा समान है, ये भी 3×3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3×3 का मैट्रिक्स है, तभी आपका अवयव का योग कैसा संभव है। तो देखिए अब इनका योग कैसे करते हैं। देखो योग करने का बिल्कुल नियम होता है, आपने लिखा इस तरह से A + B लिखा, तो एक ही वैल्यू में रखते हैं यहाँ पर दोबारा से, एक ही जगह 3 2 ओके 4 3 2 1 6 2 7 8 2, इस तरह वैल्यू रखिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, इस तरह से प्लस का सिंबल लगाया, बी की वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों का क्या याद करना है, आपको योग याद करना है। तो देखो योग कैसे करते हैं, तो देखो पहले कॉलम से, यानी कि पहले इनको फेस टू फेस आपको ऐड करना है। देखो 4 से क्या ऐड होगा, पहले वाले से पहला, यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से 4 + 1, सेकंड वाले से क्या होगा 3 + 2 और 2 + 3, इस तरह से इनको ऐड कर दिया। इसमें क्या होगा 1 + 4 और इसमें क्या होगा 6 + 5, यानी बिल्कुल सामने सामने उनको आपको ऐड करना है। और 6 + 6 2 + 6, 2 से आपने 6 को ऐड कर दिया। अगले वाले क्या होगा हमारे इसके सामने, 7 के सामने कितना लिखा 7, तो आपको 7 + 7 कर देना है। यहाँ पे कितना लिखा आपका, यहाँ पर देखिए 7 + 7 लिखा। अब 8 के सामने कितना है 8 है, तो आपने लिखते हैं 8 + 8 और 2 के सामने कितना है यहाँ पे 9, तो 2 + 9। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं सभी को। देखिए तो 4 + 1 कितना 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 3 + 2 + 3 5 होता है, 4 1 5 होता है हमारा, 6 + 5 11 और 6 2 8 7 7 14 8 16 और 9 2 11। तो इस तरह से हमारा अवयव का योग करना ज्ञात आपको आ गया। ये हमारा कंसेप्ट था इस तरह का कि अवयव का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने सीख लिया इसमें अवयव का योग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि अवयव का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, घटाते कैसे हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा अवयव का अंतर है कि अवयव को हम कैसे घटाते हैं। देखिए तो इसमें बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होता है, यानी कि अंतर तभी संभव है जब आपके कैसे क्रम समान है, कि दोनों अवयव के क्रम कैसे बिल्कुल समान होने चाहिए। यानी कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स 2/3 का है तो ये भी अगला मैट्रिक्स भी 2/3 का होना चाहिए, तभी आपका घटाना संभव है, वरना आपका घटाना अमान्य हो जाएगा। देखिए तो इसको देखते हैं, पहले इसका क्रम क्या है देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर अवयव ए रखा है और अवयव बी रखा है, इनके क्रम ज्ञात करते हैं। तो इसका क्रम देखिए, इसके अंदर कितने रो है, पहले इसको देखो, ये रो 1 हो गया हमारे, ये रो 2 हो गई, कितने रो है इसके अंदर 2 रो, कितने कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है, 2/4 का ये मैट्रिक्स हो गया।
अब इसको देखते हैं क्या इसका क्रम कितना है। देखो तो कितनी रो है इसके अंदर, 1 और 2, यानी कितने 2 है इसके अंदर, 2 रो हैं आपकी। और कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। कितने कॉलम्स है इसके अंदर, 4, यानी 2/4 का मैट्रिक्स ये हो गया, 2/4 का मैट्रिक्स ये हो गया। दोनों के क्रम कैसे हमारे बिल्कुल समान आ गए क्रम। अब देखिए इनका अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो अंतर के लिए बिल्कुल सेम रूल लिखेंगे, a माइनस बी आपने यहाँ पे कर दिया। अब इनको लिख लेते हैं इस तरह से, 4 8 7 8 1 6 3 9 लिख लिया इस तरह से। माइनस सिंबल तो हम माइनस लगा देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह। देखिए तो बी की वैल्यू लिख देते हैं 2 1 2 8 1 2 4 9, इस तरह से आपने इसको लिख लिया। अब इनको घटा लेते हैं, सामने वाली वैल्यू सामने घटाते हैं। तो देखो 4 में से 2 आएगा, 4 में से 2 आएगा कितना जगह 2, 8 में से 1 जाएगा कितना जगह यहाँ पर हमारा 7, और 7 में से 2 आएगा कितना बचेगा हमारा इसमें से 5, 8 में से 8 जाएगा कितना जगह 0 भाई, और 1 में से 1 जाएगा कितना 0, 6 में से 2 जाएगा 4, और 3 में से 4 जाएगा कितना -1, और 9 में से 9 जाएगा कितना 0। तो इस तरह से हमारा अंतर ज्ञात हो गया कि आप भी को कैसे घटाते हैं। तो सभी कंसेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि आप भी को कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो आपने सीख लिया आप भी को कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आव्यूह का गुणनफल। तो आव्यूह गुणनफल कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिए तो देखिए आव्यूह का अगला टॉपिक हमारा आव्यूह का गुणनफल। देखो तो इसको कैसे करते हैं, तो आव्यूह गुणनफल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारा बिल्कुल बेसिक रूल है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ इस तरह के इसमें एलिमेंट्स फिल कर लिया, यानी कि अवयव इसके अंदर लिख लिए हैं, और इसके अंदर भी अवयव मैंने लिख लिया। तो देखिए आव्यूह का गुणनफल का रूल होता है, तो जोड़ और घटाने में हम देखते हैं कि दोनों का क्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। जोड़ और घटाने क्या देखते हैं, दोनों क्रम बिल्कुल कैसे समान होने चाहिए। लेकिन गुणनफल में एक रूल होता है कि इसकी जो इसका पहले आप भी होगा, यानी कि भाई पहला मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सेकंड है, यानी कि ए मैट्रिक्स आपका ए मैट्रिक्स बी है। देखो तो इसका देखो रो इनटू कॉलम और रो इनटू कॉलम, यानी कि सेकंड का आपको कॉलम देखना है, यानी फर्स्ट वाले का आपको कॉलम देखना है, और सेकंड वाले का आपको रो देखनी है। और आपके दोनों के बिल्कुल समान है, यानी कि दोनों के इसके बिल्कुल समान है। इसकी यानी इसके आपके क्या कॉलम समान होनी चाहिए। इसके कॉलम कितने हमारे 1 2 3 अगर इसके कॉलम है तो इसकी कितनी रो 3 होनी चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लाई संभव है। यानी कि पहले आव्यूह को आपको कॉलम देखना है और दूसरे आव्यूह को इनकी रो देखनी है। यदि दोनों की संख्या समान है, यानी दोनों का क्रम बिल्कुल समान आ रहा है, तो आपका गुणनफल संभव है, अन्यथा आपका गुणनफल संभव नहीं। तो देख लेते हैं इसको मैंने लिखा इस तरह से। इसका देखो कितनी रो है इसके अंदर, देखो तो काउंट करते हैं 1 2 3 रो है, तो इसका क्रम क्या आएगा 3। कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम है, तो इसका 3x3 का मैट्रिक्स ये हो गया। अब इसको देखते हैं इसके अंदर कितनी रो है, तो 1 2 3 इसके अंदर रो हैं। कितने कॉलम है 1 2 3 4, ये 4, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x4 का मैट्रिक्स। तो इसमें देखो मैंने बताया आपका पहले कॉलम का आपको यानी पहले मैट्रिक्स का आपको क्या कॉलम देखना है, और दूसरी मैट्रिक्स का आपको रो देखनी है। यदि दोनों की संख्या समान आ रही है तो इनका गुणनफल बिल्कुल संभव है, यानी कि पहले का आपको क्या कॉलम और दूसरे का आपको रो देखनी है, तभी इनका गुणनफल संभव है। तो इनको गुणनफल कैसे करते हैं, देखिए आप गुणनफल करना देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या रखना है, ये रो इनटू कॉलम करते हैं। क्या करते हैं, इसकी रो इसके कॉलम में करेंगे, इसकी रो को इसके कॉलम में, इसकी रो को इसके कॉलम में। देखो तो देखिए इसको स्टार्ट करते लिखना, ये 2 लिखा, 2 × 4 करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस 3 × 2 करेंगे, प्लस फिर प्लस लगाएंगे, 4 × 3 करेंगे। देखो तो पहली रो का हमने पहले कॉलम में गुणा कर दिया। अब पहली रो की दूसरी कॉलम की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो 2 × 1 कर देते हैं, प्लस 3 × 2 कर देते हैं, और प्लस 4 × 4 कर देते हैं। इस तरह से मैं लिख लिया इसमें। अभी देखो फिर इसके नेक्स्ट रो पर बढ़ते हैं। तो पहले कॉलम को पहली रो को पहले तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं। देखो तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 और प्लस 4 × 1 कर दिया इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे अब देखो लास्ट कॉलम बचा है, तो देखो पहली रो से चौथे कॉलम से गुणा करते हैं। देखो इसमें लिखा है तो 2 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 1 इस तरह से कर दिया। तो अब देखो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी हमने पहली रो को किया था सभी कॉलम से, अब दूसरी रो को करते हैं सभी कॉलम से करके। देखिए तो इसको कर लेते हैं 2 × 4 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 3। देखिए फिर पहली दूसरी रो का हमने पहले कॉलम में गुणा कर दिया। अब दूसरी रो का दूसरी कॉलम में गुणा करते हैं। देखो 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 4। तो हमने
दूसरी रो का दूसरे कॉलम में गुणा कर दिया। अब देखो दूसरी रो का तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, तो देखो इसमें क्या होगा 2 × 1 + 4 × 2 + 6 × 1। अब दूसरी रो का हम चौथे कॉलम गुणा करते हैं, तो देखो 2 × 2 4 × 2 और प्लस 6 × 1 कर दिया। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब देखो इतना कंप्लीट हो गया इसमें से हमारा। अब तीसरे रो का एक करके सभी कॉलम में फिर गुणा करते हैं, तो देखो तीसरी रो का पहले कॉलम में गुणा करने पर क्या आएगा। अब तीसरी रो का हम देखो पहले कॉलम में गुणा करते हैं, देखो तो तीसरी रो का पहले कॉलम में गुणा करने पर क्या आएगा। देखो 1 × 4 किया हमने, अब 2 × 2 कर लेते हैं और लास्ट में 2 × 3 कर लेते हैं, प्लस 2 × 3 किया, यानी कि पहले तीसरी रो का हमने पहले कॉलम में गुणा कर लिया। अब तीसरी रो का हम दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस और 2 × 4। तीसरी रो का हम दूसरे कॉलम में गुणा कर लिया। तीसरी रो का हम तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, तो क्या आएगा। आप देखो 1 × 1 प्लस 2 × 2 और प्लस 2 × 1। ठीक है। अब तीसरी रो का हम चौथे कॉलम में गुणा करते हैं लास्ट बार। देखिए तो 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 1। तो इस तरह से आपने इतना सॉल्व हो गया। अब इसको एक एक करके हल करने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए। तो इतना सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब देखो इसको हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, इनको हल कर लेते हैं पहले। देखो तो इस तरह से मैंने इसको बॉक्स फिल कर दिया। अब यहाँ से देखिए अब इनको ऐड करना हल करते हैं सरल। देखो तो देखो 4 दूनी 8 होगा हमारा, देखते आइए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 होगा और 4 तिया 12 होगा। तो देखिए तो 4 दूनी 8 प्लस 6 कितना होगा, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 कितना होगा हमारा 26। ठीक। देखो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और 4 चौका 16, तो 16 6 कितना होगा हमारा 22 और 22 2 24। ठीक है। अब देखो 2 एकम 2 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। ठीक। तो देखो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10 और 2 12। इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स फिल हो गई। अभी और देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो 3 दूनी 6 और 4 कितना हो 10 और 4 14, तो 14। इस तरह से हमने इसको फिल करना स्टार्ट किया। तो हमारी पहली पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से अब देखो इस पर आते हैं 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 कितने होगा 16 और 6 3 18, 18 16 कितने होंगे हमारे 34। तो 34 हमने इस तरह से लिख लिया। इसमें 2 एकम 2 4 दूनी 8 और 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 और 8 कितना होगा हमारा 32, 32 और 2 34। इसको ही फिल कर लिया हमने। अब देखो इसको फिल कर लिया, इसको काउंट करते हैं। 2 एकम 2 4 दूनी 8 और 6 एकम 6। ठीक। तो 6 एकम 6 और 4 दूनी 8, 8 6 कितने होगा 14, 14 2 16। अब इसको काउंट करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 एकम 6, 2 दूनी 4 और 6 कितना 10, 10 8 18। अब इसको देखते हैं 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 4 10, 4 14 और 1 2 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी 8, तो 8 4 12 और 1 13। लास्ट इसमें देखो 2 और बचेंगे, 2 एकम 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 2 6 1 7। लास्ट इसमें बचा हमारा 1 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 2 4 हो गए हमारे और 4 4 8 हो गए। यानी इस तरह से हमारा आंसर क्या ज्ञात हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई ज्ञात हो गया। ठीक है। तो इस तरह आपने समझ लिया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे ज्ञात करना है, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, उनकी परिभाषा मुख्य हमने आज इतना सीख लिया। तो इसी तरह से हमारी मैथ को बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और उनकी भी हेल्प हो सके। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की बैक आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आपको इसी चैनल पर बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैथ्स नहीं बिल्कुल सभी यानी कि सभी सब्जेक्ट को आपको आसान तरीके से बिल्कुल समझाया जाएगा और आपको एक और के सभी वीडियो को डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके ना। तो आपसे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से जुड़ी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।